आपका स्वागत है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। मैं हूं शाद अली। पर्यावरण के अंतर्गत आज हम समझेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को। जैव विविधता टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ही ये जानेंगे कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक यदि मैं बात करूं, पहले हम यही समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता को समझने के बाद समझेंगे कि जैव विविधता में हानि या ह्रास के क्या कारण हैं। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये तीन बड़े बेसिक टॉपिक हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं। और यदि पहले मैं बात करूं कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी क्या है, तो इससे क्या तात्पर्य है। देखिए, जैव विविधता आप देखेंगे दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये एक शब्द है इसमें जैव, दूसरा है विविधता। जैव का मतलब इसका आप इंग्लिश में आप इसको कहेंगे बायो, और विविधता को इंग्लिश में हम कहेंगे डाइवर्सिटी। लेकिन अगर आप इनके अर्थों की बात करें, जैव या बायो का मतलब होता है जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न या डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपली आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव को। तो इसमें यहां पर यदि आप देखें, जैव विविधता में दो शब्द हमें नजर आए। पहला शब्द है जैव यानी बायो, तो दो शब्दों से मिलकर के बना है जैव विविधता। और जैव का मतलब है या बायो का मतलब होता है जीव या सजीव से इसका मतलब लिया जाता है। ठीक है, सजीव को या जीव को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब आप सीधी पूछा जाए तो विविधता को हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या विभिन्न प्रकार के, या भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, विभिन्न प्रकार के। तो आप बायोडायवर्सिटी का शब्द सा अगर मतलब देखेंगे तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जीव। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव। तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, ये सपोज करिए यहां पर एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। ठीक, ये एक क्षेत्र हमने ले लिया। इस क्षेत्र में देखिए, अब मैं अगर इस क्षेत्र से इस जैव विविधता को जोड़ूं तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता। ध्यान से सुनिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता ही जैव विविधता कहलाती है। इस क्षेत्र में आइए, इस क्षेत्र में हमने क्या कहा, विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता। ठीक है, तो हमने विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता कहा है। यहां जीव होंगे, जीव में क्या क्या हो सकते हैं, जीव में आपके आएंगे प्लांट्स। ठीक है भाई, ये सजीवी तो हैं, जीवी तो हैं, प्लांट्स आएंगे। इसके बाद एनिमल्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स आएंगे। ये क्या हो गए, ये प्लांट्स और एनिमल्स, ये सजीव हो गए, और यही शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है जीव को या बायो को। अब एनिमल्स और प्लांट्स हैं, तो आप जितने भी प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं, एक छोटी घास से लेकर काई से लेकर जितने भी प्लांट्स, बड़े बड़े वृक्ष हो सकते हैं, सभी प्रकार के वृक्ष। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के, नहीं, यहां बोला विभिन्न प्रकार के। ठीक है, सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हो सकते हैं वो सब इस क्षेत्र के, और जितनी तरह तरह के जानवर, जितनी भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं, वो सारे जानवर अगर किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिकता में है, उसी को हम बोलेंगे कि उस क्षेत्र में कहेंगे कि यहां पर जैव विविधता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी है। तो बायोडायवर्सिटी की सिंपल डेफिनेशन हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो बायोडायवर्सिटी को यदि आप समझेंगे तो इसमें आप क्या कहेंगे, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या और प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। इस डेफिनेशन को हम ऐसे रूपांतरित करेंगे या ऐसे समझेंगे। ठीक है, कोई क्षेत्र है, ठीक है, सपोज करिए पृथ्वी पर हम लोग हैं, और ये पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक शेर है, एक हाथी है, गेंडा है, जिराफ है, हिरन है। ये सब अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के जंतु हैं या जीव हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर पेड़ हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, और यहां पर घास है,
ठीक, तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के ये भी जीव हैं। तो इस क्षेत्र में हम कहेंगे कि यहां पर जैव विविधता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या विभिन्न प्रकार के किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, यानी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों या जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या या अधिकता ही जैव विविधता कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये हो गई। तो हम एक तरीके से अगर देखें, हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, देखिए हम प्लांट्स को यदि मैं बात करूं, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों को हम क्या कहते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे या प्लांट्स को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, यदि आपसे पूछा जाता है, इसमें साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स का, तो क्या होता है, प्लांट्स का साइंटिफिक नेम होता है फ्लोरा। ठीक है, याद रखिएगा इस टर्म को, ये टर्म भी पूछा हुआ है, फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा कहते हैं पौधों को, और जंतु या एनिमल को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम यदि आपसे पूछा जाएगा, एनिमल। एनिमल को हम क्या कहते हैं, या जंतु को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फौना। ठीक है, फोना, FAUNA, फोना। तो फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना। एक डेफिनेशन और पूछी गई कि बायोडायवर्सिटी की परीक्षा में, इसको हम कहेंगे किसी भी क्षेत्र में रिच वैरायटी, रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, रिच वैरायटी। ठीक है, रिच माने अधिकता में, वैरायटी मतलब भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, फ्लोरा मतलब पौधे और फोना मतलब एनिमल, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं और जो वनस्पतियां हैं, उनकी अधिकता ही बायोडायवर्सिटी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि बायोडायवर्सिटी क्या है। ठीक है, अब ये शब्द जो है, अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया था। इस शब्द के बारे में भी प्रश्न आता है कि बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया था, बायोडायवर्सिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। इस शब्द को देने वाले थे वॉल्टर जी रोजन। ठीक है, ये थे वॉल्टर जी रोजन ने इस बायोडायवर्सिटी शब्द को दिया था। ठीक है, ये शब्द किसने दिया था, वॉल्टर जी रोजन के द्वारा इस शब्द को प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने समझ लिया जैव विविधता क्या होती है, यानी जीव जंतुओं की किसी क्षेत्र में अधिकता। अब इसमें एक टर्म और देखिए, यहां पर समझिए ये क्लास है, यहां पर समझिए सपोज करिए ये कोई एक क्लास है। ठीक है, ये क्लास A है और ये क्लास B है। ठीक, ये क्लास A है, ये क्लास B है। इन क्लासेस में हमने क्या किया, इन क्लासेस में हमने सारी बकरियां भर दी। ठीक है, इस क्लास में हमने, बकरियां क्या है भाई, जीव है, यहां पर हमने सारी बकरियां भर दी। दूसरे एक और क्लास है, और इस वाली क्लास में हमने क्या किया, एक भर दी, एक इसमें बकरी है। ठीक है, इसमें एक बकरी है, मैं छोटे छोटे सिंबल से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने गोट, एक बकरी, एक रैबिट, इसके अलावा हिरन, डियर, और इसके अलावा हमने लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ठीक है, टॉर्टॉइज, स्नेक, ये सारे जितने भी प्रकार के जीव, और यहां पर मैंने प्लांट, ये सब भर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों क्षेत्रों में जैव विविधता कहां अधिक है। हमने जैव विविधता को समझा कि जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अधिकता है। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अधिकता, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर हमने बात की, यहां पर हमने 100 बकरियां रख दी, तो यहां पर तो एक ही प्रकार के जीव हैं, सिर्फ बकरियां हैं। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी। हमें अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो संख्या है, ठीक है,
और अधिकता है, वही क्या है, बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी यहां पर इन दोनों में से कहां पर है, इन दोनों में से बी क्लास में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। ये समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर जैव विविधता कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यदि मैं बात करूं, पृथ्वी के बीचों बीच से या मध्य से होकर के जाने वाली एक रेखा मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, पृथ्वी के मध्य से होकर के जाने वाली एक रेखा मैंने ड्रॉ कर ली। इस रेखा को हमने नाम दिया इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के मध्य से होकर के जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। विषुवत रेखा या इक्वेटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ये बताइए कि जैव विविधता कहाँ अधिक है, और जैव विविधता पूछने का मतलब पृथ्वी पर कहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं अधिकता में, वही है बायोडायवर्सिटी। अब यहां पर देखें, इसमें यदि हम बात करें, हम हैं इक्वेटर पर और आप जानते हैं विषुवत रेखा जो पृथ्वी का बीच वाला या मध्य वाला भाग है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं पूरे वर्ष पर। यहां पर मैं सूर्य बना देता हूं इधर। ठीक है, वर्ष भर सूर्य की किरणें, इधर देखिए, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं कहां पर, विषुवत रेखा पर। इस विषुवत रेखा पर जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहेंगी तो इसका मतलब यहां पर जो इस रेखा पर जो तापमान है या टेम्परेचर है इस रेखा पर वो अधिक रहेगा, यानी यहां पर सूर्य का प्रकाश की उपलब्धता ज्यादा बनी रहेगी। तो ये रेखा जिन जिन देशों से और जिन जिन महासागरों से गुजर रही होगी वहां पर आप देखेंगे जब जहां ज्यादा तापमान होगा तो वहां पर या वहां के समुद्र का जल जो है वाष्पीकरण होगा, उसका ज्यादा वेपराइजेशन होगा। ये समुद्र का जल और जहां पर भी जल स्रोत होंगे इस लाइन के आसपास या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, जहां जहां से विषुवत रेखा गुजर रही होगी वहां पर जो महासागर हैं और जो स्थल वाले भागों में जो भी झील या नदियां हैं उन सब का पानी एक तरीके से वेपर के फॉर्म में बनेगा, यानी जलवाष्प के रूप में बनेगा। और जब जलवाष्प बनेगी वायुमंडल में जाकर वही जलवाष्प बादलों का निर्माण करेगी, और जब बादलों का निर्माण होगा तो वो बादलों के रूप में जो जल है वो वर्षा के रूप में नीचे भी आएगा, और जब वर्षा के रूप में नीचे आएगा तो इक्वेटर पर और विषुवत रेखा पर क्या होगी, वर्षा होगी, बारिश होगी। और इक्वेटर पर जब बारिश होगी तो इक्वेटर पर पाए जाने वाले जो स्थल भाग हैं वहां पर अत्यधिक वर्षा होगी, और जब स्थल वाले भागों पर अत्यधिक वर्षा होगी यानी स्थल पर पाए जाने वाले या स्थल मंडल पर पाए जाने वाले वे देश जो विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं उनमें अत्यधिक वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो आप जानते हैं वनस्पतियां उगेंगी। और यहां पर तो जब तापमान इतना अच्छा है वर्ष भर, तो यहां पर वर्ष भर वर्षा बहुत अधिक होती है जिससे वनस्पतियां बहुत ज्यादा, वनस्पतियों का विकास होता है इक्वेटर वाले क्षेत्रों में। और जब ज्यादा वनस्पतियां उगेंगी, डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का ज्यादा विकास यहां देखने को मिलता है, और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पतियां यहां देखने को मिलेंगी तो इनमें रहने वाले जीवों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जाती है। आप जानते हैं जो वनस्पतियां होती हैं या जंगलों के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें कितने प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार के जीव भी या जानवर भी उन जंगलों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जानवर या जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास होता है या उनका जो घर होता है वो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण यहां पर क्या होगा, यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी जिससे बादलों का निर्माण होगा, और बादलों का निर्माण होगा तो वर्षा होगी। तो यहां पर वर्ष भर जो है इक्वेटर पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसकी वजह से यहां पर वनस्पतियों का अच्छा विकास होता है, और वनस्पतियों के अच्छे विकास से वो सपोर्ट करती है किसको, अन्य जीव जंतुओं को रहने के लिए ये क्षेत्र बड़ा सुटेबल समझा जाता है, जिससे यहां पर अन्य जीव जंतुओं का विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता, जब हम कह रहे हैं यहां पर वनों का ज्यादा विकास है, वनों का विकास का मतलब है कि पेड़ पौधों का विकास, पेड़ पौधे ही डिफरेंट अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग किस्म के हैं, तो इसका मतलब जब पेड़ पौधे भी हैं वहां मौजूद तो वहां पर जानवर जंतु भी मौजूद हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के। ठीक है, उनका भी विकास हो रहा है इक्वेटर पर। इसी को हम कहेंगे कि जैव विविधता इक्वेटर पर सर्वाधिक है। तो इक्वेटर पर अगर आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता इक्वेटर पर कैसी है, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी इक्वेटर पर सर्वाधिक है। ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे,
जैव विविधता, इक्वेटर पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होती है। अब हम चलते हैं इक्वेटर से ऊपर। इक्वेटर को बोलते हैं, देखो ये जब हम ऐसी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ये लाइंस कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये लाइंस कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। आप ऊपर तक आए खींचते हुए, ये अक्षांश रेखा है। और जो विषुवत रेखा है इसको हम बोलेंगे निम्न अक्षांश है, ये लोअर लैटिट्यूड है। निम्न अक्षांश है या लोअर लैटिट्यूड है। ठीक है, निम्न अक्षांश है या लोअर लैटिट्यूड है ये। और जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते हुए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इस लाइन 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे पृथ्वी का जो हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और ये सदर्न हेमीस्फीयर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेटर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मान लीजिए ये 10 डिग्री का था और ये 20 डिग्री का था और ये 30 डिग्री का था, और यहाँ पर आते आते ये 90 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। ऐसे ही इधर आएंगे, यहाँ पर अक्षांश रेखाएं आएंगी, तो 10 डिग्री भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचते आइए। यहाँ पर 20 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ में है तो नॉर्थ लैटिट्यूड है। नीचे आएंगे तो साउथ लैटिट्यूड है, इधर आए नीचे तो ये 90 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड हो गया। जब आप इक्वेटर, अब ये भाई देखो इससे ज्यादा अक्षांश की वैल्यू हो नहीं सकती 90 डिग्री, तो ये क्या है, उच्च अक्षांश है। ये क्या है, उच्च अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है, उच्च अक्षांश है। उच्च अक्षांश यानी हाई लैटिट्यूड है ये हाई लैटिट्यूड है, ये हाई लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांश है। तो उच्च अक्षांश दोनों गोलार्धों में ही होंगे। ठीक है, दोनों गोलार्धों में होंगे, और निम्न अक्षांश भी दोनों गोलार्धों में ही होंगे। तो ये क्या है, हाई लैटिट्यूड है या उच्च अक्षांश है। हाई लैटिट्यूड है या ये भी उच्च अक्षांश है। अब जब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं, यानी 0 डिग्री से जब आप 0 डिग्री से आप जब 90 डिग्री अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तब जैव विविधता में क्या अंतर आता है। देखिए, जब हम यहां से बढ़ेंगे 90 डिग्री की तरफ, तो आप देख रहे हैं यहां पर 23.5 डिग्री का, यहां पर 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और इधर 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड पड़ेगा, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बाद में यदि आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें एक तरीके से जो उत्तरी गोलार्ध है 23.5 डिग्री के बाद का, या आप कहिए 20 डिग्री के बाद का, वहां पर, या 30 डिग्री तक मान के चलिए, उसके बाद में सूर्य की किरणें यहां लंबवत नहीं हो पाती। जब सूर्य की किरणें लंबवत होने का मतलब है यहां सूर्य पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो वहां पर तापमान कम होगा। ऐसे ही इस वाले गोलार्ध में 23 डिग्री के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर मकर रेखा के बाद में यहां पर भी तापमान कम होता है, और जब तापमान कम होगा तो यहां पर तापमान कम होने की वजह से ये क्षेत्र थोड़े शीत कटिबंधों में आ जाएंगे, यानी यहां पर जो तापमान है वो कम होगा, और तापमान कम होगा तो ज्यादा वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाएगा, ज्यादा वाटर का या ज्यादा जो जल है यहां पर उसका वेपराइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे बादलों का निर्माण कम होगा और वर्षा भी कम होगी और वनस्पतियों का विकास कम होगा। वनस्पतियों का विकास कम होगा तो वहां जीव जंतु, उन वनस्पतियों में जब वनस्पतियां ही नहीं होंगी तो जीव जंतु कहां से आएंगे वहां पर रहने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखें, जब यहां पर तापमान कम है 23.5 डिग्री के बाद ऊपर, यहां तापमान कम है उच्च अक्षांशों में, यहां तापमान कम है, तो जहां तापमान कम होगा वहां पर वेपराइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, वाष्पीकरण की, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो वहां बादलों का निर्माण नहीं होगा, बादलों का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वहां पर जंगलों का या वनस्पतियों का विकास नहीं होगा, और वनस्पतियों का विकास नहीं होगा तो वहां पर जंतुओं का भी विकास नहीं होगा। इसलिए यदि आप देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी 90 डिग्री पर या नॉर्थ पोल पर आकर के एक तरीके से बहुत कम हो जाती है या घट जाती है, बायोडायवर्सिटी घट जाती है। ठीक है, तो हमने देखा विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप बात करेंगे आप गोलार्ध, बात करेंगे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, तो यहां पर जैव विविधता सबसे कम होती है। और एक तरीके से हम कहेंगे, आपसे प्रश्न आता है कि भाई ये 90 डिग्री का क्या है, ये 90 डिग्री का पोल है यानी ध्रुव है, ये 90 डिग्री का क्या है, ध्रुव है। आपसे एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि जब कभी भी आप विषुवत रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं,
यानी आप कहेंगे ये क्या है, निम्न अक्षांश, लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जब आप जाते हैं तो जैव विविधता में क्या अंतर आता है। तो जब आप जाएंगे इस तरह से, हम किधर से आ रहे हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री, चाहे नॉर्थ की तरफ जाएं या 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएं, 0 डिग्री के बाद में यानी लो लैटिट्यूड या निम्न अक्षांश से जब आप हाई लैटिट्यूड या उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी में कमी आती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है एज इट इज। ऐसे ही जब आप, अब इसको मैं उल्टा करके पूछ दूं, अगर मुझसे पूछेगा इधर से 90 डिग्री से आप इधर की तरफ आ रहे हैं, 90 डिग्री से यदि आप यहां पर आ रहे हैं विषुवत रेखा की तरफ, तो बायोडायवर्सिटी में क्या अंतर आएगा। जब आप, अब इसको ऐसे भी पूछा हुआ उल्टी तरफ से, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ से आप 0 डिग्री या इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी में क्या होगी, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी या बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहां पर देखिए, इधर लिख देते हैं, यहां पर दिख नहीं रहा होगा ये, तो यहां पर बायोडायवर्सिटी में अधिकता हमें देखने को मिलेगी, या बायोडायवर्सिटी इधर से आएंगे तो बायोडायवर्सिटी में अधिकता या बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, और विषुवत रेखा से इधर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया। तो निम्न अक्षांशों से, यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांश 0 डिग्री, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, यानी अक्षांशों की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, और यदि इसको उल्टा बोलें, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगे तो जैव विविधता में अधिकता होगी या बढ़ोतरी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसी को एक मॉडिफाइड रूप में और पूछा गया, देखिए इसी टर्म को आपसे एक मॉडिफाइड रूप में पूछा गया। इसको यहां पर, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, आप सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपसे पूछा है पृथ्वी पर 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। इसके अलावा आप 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाएं, यानी कर्क रेखा, यहां पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और दूसरा एक और लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, यहां पर अगर आप देखें, यहां तो सूर्य की किरणें लंबवत थी, और अगर आप वर्ष भर देखेंगे तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पूरे वर्ष भर एक तरीके से लंबवत रहती हैं। सूर्य का प्रकाश इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। और हमारा जो भारत है, भारत कहां पर आता है, भारत की यदि हम बात करें तो भारत कौन से क्षेत्र में आता है, देखिए भारत कौन से क्षेत्र में आता है, भारत आता है, देखिए इस तरह से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, या ट्रॉपिकल जोन इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर ट्रॉपिकल जोन्स पर या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अधिक मिलेगी, क्योंकि यहाँ तापमान या सूर्य के प्रकाश यहाँ वर्ष भर लंबवत रहता है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। ये हमने ऐसे दर्शाया। और भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिणी भारत आप देखेंगे साउथ इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत, वो किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो शीत कटिबंध में है। आधा भारत का जो टेम्परेचर है ऊपर वाले का, नॉर्थ इंडिया का, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेकिन यहां तापमान अधिक रहेगा साउथ इंडिया में। तो यहां पर जब उष्ण कटिबंध में आ रहा है तो जैव विविधता भारत के कौन से क्षेत्र में ज्यादा मिलेगी, दक्षिण वाले। और भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में जब जैव विविधता ज्यादा मिलेगी तो भारत में दक्षिण में ही आते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत में दक्षिण में ही आते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट की यदि मैं बात करूं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, ये क्या है, एक्चुअली पश्चिमी घाट एक तरीके से ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये पर्वत हैं भारत के, जो कहां पर हैं, भारत के इस पश्चिमी छोर पर हैं। ठीक है, इसको बताते हैं, यहां गुजरात है, गुजरात से लेकर के, गुजरात से नीचे आए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में नीचे आएंगे, महाराष्ट्र के बाद में आएंगे गोवा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, यहां तक एक लंबी 6 राज्यों में फैली हुई ये वेस्टर्न घाट्स एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला पर
यही जो हमारी इक्वेटर है, 23-23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये कर्क रेखा कहां से जा रही है? पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और इसके नीचे वाला क्षेत्र, ये भारत का ये वाला क्षेत्र किस में आता है? ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, जहां गर्मी अत्यधिक अत्यधिक होगी। तापमान या गर्मी अत्यधिक होने की वजह से यहां पर क्या होगा? यहां पर जलवाष्प ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, जिससे बादलों का निर्माण होगा। बादलों का निर्माण होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो वनस्पतियों का विकास होगा, वनस्पतियों का विकास होगा तो जीव जंतुओं का भी विकास होगा। तो यहां पर वेस्टर्न घाट में भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वेस्टर्न घाट्स में ही मिलती है, या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ही मिलती है। भारत में सबसे सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, ये टर्म आपको याद रहेगा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां मिलती है? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ? निम्न अक्षांशों पर जैव विविधता ज्यादा है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री या 30 डिग्री तक हम कहेंगे कि निम्न अक्षांश होते हैं, बाकी 90 डिग्री तक के उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, कहीं पर अगर हमने देखा ये जैव विविधता है, तो यहां पर पाए जाने वाले जो महासागर होंगे, इसमें महासागर भी है बहुत सारे देश में, जैसे हमने अपने देश का एग्जांपल लिया इस उष्ण कटिबंध में। तो यहां पर जो महासागर होंगे, उन महासागरों में भी बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जलीय वनस्पतियां जिनको कहते हैं, उनको भी प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन प्राप्ति करते हैं। और उन जो वनस्पतियां महासागरों में पाई जाती हैं, उनको खाने वाली छोटी मछलियां, छोटे जलीय जीव होते हैं, वहां पर भी जैव विविधता इसी तरह से कार्य करती है, ठीक है, जैसे स्थल वाले भागों पर करती है। ये आपको क्लियर रहेगा। चलिए, ये हमने समझ लिया यहां पर कि जैव विविधता क्या होती है और कहां पर सर्वाधिक। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? ये वाला उष्ण कटिबंध है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहां पर जो वर्ष पाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष भर यहां पर वर्षा होती है इक्वेटर पर, और आप कहेंगे इक्वेटर पर वर्षा होती है, इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ के बीच में वर्षा अत्यधिक होती है, और उष्ण कटिबंध में है और वर्षा हो रही है, पूरे साल भर वर्षा हो रही है। तो यहां पर जो वन होंगे पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं, तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहां पर पाए जाने वाले जो वन होंगे वो क्या कहलाएंगे? भाई ये क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहां पर वन कैसे होंगे? सदाबहार होंगे, वर्षा हमेशा होती रहेगी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी हमेशा पूरे वर्ष वो हरे भरे रहेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन, या सदाबहार वन कहिए या सदाबहार वर्षा वन। अब आपको याद रहेगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर आपसे जैव विविधता पूछेगा, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता विश्व में जो पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में पाई जाती है। सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं, या कर्क रेखा से मकर रेखा में पाए जाते हैं, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये है बायोडाइवर्सिटी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को हमने यहां पर समझ लिया है। इसमें आपको यदि कोई डाउट है किसी को, तो आप अपने डाउट्स भेजिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट सेशन में बायोडाइवर्सिटी के विनाश के कारण हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कम कैसे होती है, अधिक कैसे होती है, उसको संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस या बायोडाइवर्सिटी ह्रास का मतलब होता है कि जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पतियों में कमी आना, ठीक है। यह है जैव विविधता का लॉस एक तरीके से। और जब जैव विविधता का लॉस है तो इसका संरक्षण भी होना चाहिए। इन मेथड्स को हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।